हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी भाषा भारती। बच्चों चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बच्चों गणतक ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो बच्चों आज हम इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो बच्चों आप इन शब्दार्थ को पढ़ लेना और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि पटना शहर का तो बच्चों पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो बच्चों पटना शहर का पुराना नाम क्या था बच्चों? पाटलिपुत्र। इसका बच्चों पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर कि पटना के पास कौन सा विख्यात विश्वविद्यालय था। तो बच्चों पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था बच्चों। अब आते हैं गा क्वेश्चन पर। गा क्वेश्चन है बच्चों आप इसमें कि पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ। तो बच्चों पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ। जहाँ पर बच्चों दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों? संगम। यानी कि पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन। इसमें है कि बच्चों कि वेधशाला किसे कहते हैं। तो बच्चों वेधशाला में देखिए बच्चों वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगने, समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं बच्चों। अब है डा क्वेश्चन की भट्ट शब्द का क्या आशा है। तो बच्चों भट्ट शब्द का अर्थ भट्ट शब्द का आशय योद्धा से होता है बच्चों। किसे 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 कहते हैं बच्चों? हम भट्ट शब्द का आशय योद्धा, जिसे हम योद्धा कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्टीय पुस्तक के कौन कौन से 4 भाग हैं। तो बच्चों आर्यभट्टीय पुस्तक के निम्नलिखित 4 भाग हैं। कौन कौन से बच्चों? 10 गीत का, गणित, कालक्रिया और गोल। और बच्चों आर्यभट्टीय पुस्तक संस्कृत भाषा में रचित है और इसकी रचना पद्मात्मक है। अब 6 क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि आर्यभट्टीय के ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। तो बच्चों आर्यभट्टीय ताड़पत्र तो बच्चों आर्यभट्टीय ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था बच्चों। अब आते हैं विस्तार क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी एकत्रित होते थे। यह आश्रम टीले पर था। वहां बड़ी चहल पहल थी। यह आश्रम भी कुछ भिन्न प्रकार का था। टीले पर बसे इस आश्रम का लंबा चौड़ा आंगन था। उस आंगन में तांबे, पीतल, लकड़ी से निर्मित अनेक तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल आकार के थे, कुछ कटोरे जैसे तथा कुछ वर्तुलाकार थे तथा कुछ शंकु की तरह के थे। वास्तव में एक वेधशाला थी। इन यंत्रों के आसपास कितने ही ज्योतिषी बैठे हुए थे। वे सभी बहुत प्रसिद्ध थे। साथ ही वहां अनेक विद्यार्थी भी बैठे हुए थे। वे वहां इकट्ठे होकर हिसाब लगाकर भविष्यवाणी किया करते थे कि ग्रहण किस समय लगेगा, कहाँ दिखाई देगा तथा इस ग्रहण का समय क्या होगा। वे अपनी गणना के अनुसार की गई भविष्यवाणियों की सत्यता की परख करने के लिए वहां एकत्रित हुआ करते थे बच्चों।
खा क्वेश्चन है अब हमारे सामने बच्चों कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया। तो बच्चों आर्यभट्ट ने कभी भी आंखें मूंद कर पुरानी गलत धारणाओं को स्वीकार नहीं किया। वे अपने विचारों को बिना झिझक और भय के प्रस्तुत कर दिया करते थे। उन्होंने ग्रहणों और आकाश की अन्य अनेक घटनाओं के संबंध में स्वतंत्र रूप से अनेक विचार रखे। उन्होंने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। आकाश का तारामंडल स्थिर है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ ही हम भी घूमते रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। बच्चों गा क्वेश्चन है अब कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे। तो बच्चों उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, देखिए बच्चों कि कुछ आचार्य और विद्यार्थी पाटलिपुत्र के आश्रम में वेधशाला में बैठकर अपने चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। उनमें से कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है। हमें चाहिए कि इन ग्रंथों की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। परंतु वहां उपस्थित विद्यार्थियों मंडल में एक तरुण विद्यार्थी बैठा हुआ था। वह अपने साथी विद्यार्थियों को समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तथा वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। राहु नामक राक्षस सूर्य अथवा चंद्रमा को निगल जाता है। यह सब कपोल कल्पित धारणा है, हमें इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों घा कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या देन है। तो बच्चों ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंक। 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। इस दार्शनिक स्थान मान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 300 वर्ष पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के शुरू में वृंद अर्थात अरब तक की 10 गुणोत्तर संख्या संज्ञा देकर लिखा है कि इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को बहुत बड़ी उपलब्धि कराई। द क्वेश्चन है अब बच्चों हमारे सामने कि आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहा जाता है। तो बच्चों देखिए आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र में अस्मक जनपद के रहने वाले थे। बाद में ये अस्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। आर्यभट्ट बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। वे गणित और ज्योतिष के अध्ययन में गहरी रुचि लेते थे। वे इन दोनों विषयों गणित और ज्योतिष के अध्ययन के लिए अस्मक जनपद से पाटलिपुत्र पहुंचे। इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी हजारों मील थी। आर्यभट्ट आंख मूंद कर पुरानी व गलत बातें नहीं मानते थे। वे सदा ही अपनी विचारधारा को बिना किसी डर के और बिना झिझक के प्रस्तुत करते थे। ग्रहण संबंधी बात ही नहीं दूसरी भी आकाशीय घटनाओं के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रखते थे। वे एक साहसी ज्योतिष विज्ञानी थे। उन्होंने पृथ्वी की गति के विचार में अपने विचार खोलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित और ज्योतिष के अध्ययन की नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इसलिए आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। वाक्य के सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों को
शब्दों से छाट कर खींचिए। तो बच्चों का है इसमें पहला विकल्प, पहला रिक्त स्थान बच्चों कि पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान से खालिस्तान की ओर घूमती है। तो बच्चों यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दूसरा बच्चों के ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो बच्चों इनका नाम आर्यभट्ट था। ग क्वेश्चन है अब कि आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम खालिस्तान था, तो इनकी पुस्तक का नाम बच्चों आर्यभट्टीय था। तो बच्चों अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।